आगे के लिए मैं पैनल डिस्कशन कंटिन्यू के लिए निवेदन करता हूँ श्री शिखिल जी और अमित मंगोड़ी जी से। शुक्रिया। देखिए, यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश का भविष्य, आप पढ़ पा रहे हैं और इतनी देर से हम एक डिस्कशन भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बात एक जरूर यहाँ पर नजर आती है कि किसी भी आस्था की ही नहीं बल्कि हम बात करें प्रदेश की, शहर की, गांव की या कस्बे की, लेकिन तब तक इस भविष्य की अधोसंरचना और स्थापना की बात पूरी नहीं होती जब तक जल, जंगल और जमीन, ये तीन चीजें सामने नहीं आ जाती। और ये जो सेशन है, हम इस पे यही चर्चा यहाँ पर करेंगे कि आखिर हमारा जो आस्था है वो आखिर किस प्रकार से, कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी चुनौतियां क्या है। और बात क्योंकि पर्यावरण से जुड़ी हुई है और शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, तो हमारे साथ आज इस शहर की दो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा पर्यावरणविद हमारे साथ में है वरुण दुबे सर का, और दूसरी हमारे साथ में यहाँ पर हैं हेमा पांचाल जी मैम, डायरेक्टर हैं सौरभ और सुंदर ग्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ। तो यहाँ सबसे पहला मेरा सवाल वरुण सर आपसे ही है। देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में है आस्था, क्योंकि देखा जाए तो एक और इंदौर है और एक और भोपाल है। इसके बावजूद जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बहुत सारी तस्वीर हमें ऐसी दिखी कि कुछ लोग पानी भरते हुए और निकलते हुए नजर आ रहे थे। जल संकट यहाँ पर नजर आता है कि जल जो बॉडीज यहाँ पर जो वाटर बॉडीज हैं उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बात करी है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में हमने जिस तरह से पानी की समस्या का सामना किया है और हर जगह इसी के ऊपर बात हो रही है। कल भी जल दिवस था तो इसके ऊपर काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए। तो आष्टा में पास्ट में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जल की समस्या रही है और अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसका सामना कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी सारे इलाकों में अभी भी एक एक दिन छोड़कर नल आता है, और गर्मी के अगर हम समय की बात करें तो गर्मी के समय में ये काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है नल आने की, 2 दिन हो जाता है, कभी 3 दिन भी हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम भविष्य की बात कर रहे हैं, आस्था के भविष्य की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के मायने क्या है हमें ये भी समझना ज़रूरी है। क्या वो डेवलपमेंट हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ये देखना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाएं तो ज़्यादा उचित होगा। पानी की बात कर रही हूँ यहाँ पर की, और एक नदी, पार्वती नदी मध्य प्रदेश की मुख्य नदियों में से एक, जब हम यहाँ पर पहुँच रहे थे तो उसकी दशा और गति भी हमने देखी। ये गति जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, लगता है सर कि एकमात्र जगह जिसे आपने अभी हाल यहाँ अघोषित सूखा जो है वो जरूर यहाँ पर बताया, क्या लगता है कि सर इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है संरक्षण के उपाय होने चाहिए? बिल्कुल। अब मैं ये नहीं जानता कि आपने इसकी गति पहले देखी है कि नहीं। अभी जो आपने गति देखी है वो तो डैम से छोड़ा हुआ पानी है, गति तो उसमें अभी बची नहीं है। तो हमें एक मात्र जो पानी का स्रोत है हमारा, उसे बचाकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी बचाना तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर बेल्ट है आष्टा, तो किस तरह से रासायनिक खेती हो रही है, किस तरह से जो अनट्रीटेड वाटर एग्रीकल्चर एरिया से जो बह के आता है और वो हमारी नदी को पल्यूट करता है। जैसे सिद्धिगंज से नदी निकल रही है और आष्टा तक आ रही है, बीच में काफ़ी सारे खेत पड़ते हैं। तो किस तरह से जो ये रासायनिक खेती से निकला हुआ जो प्रदूषित जल है वो हमारी वाटर बॉडीज़ को पल्यूट कर रहा है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। और इनका संरक्षण, अपने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। मैं पहला सवाल करना चाहूँगा कि जब जावर तहसील भी नहीं बना था तब आपने कॉलेज डालने की भावना की, आपके मन में कॉलेज डालने की कैसे उत्पत्ति हुई? सबसे पहले तो मैं अमित जी, सुधीर जी, अनुज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको, जिन्होंने न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से हम सभी के विचारों की अभिव्यक्ति करने का यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि आपने हमसे एक सवाल किया है कि जब जावर तहसील भी नहीं बना था, तो देखिए शिक्षा एक ऐसा मंदिर है और शिक्षा की एक ऐसी सकारात्मक सोच होती है जो किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होती है, बस विचार आना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है,
एक्चुअली हमारा स्कूल भी है, जैसे सौरभ स्कूल और सुंदरम महाविद्यालय। तो जब सौरभ स्कूल के हमारे जो स्टूडेंट थे, जो 12th में आते थे और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद हम उनसे इजीली क्वेश्चन करते थे कि बेटा आगे क्या करना है आपको, आप क्या करने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं, किस कैंपस का आप चयन करने वाले हैं। तो उनकी आंखों में एक मायूसी दिखती थी, वो बड़े उससे उदास होकर बोलते थे कि मैम कहाँ, अब आगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि बाहर जाने के लिए हमें परमिशन मिलेगी नहीं और माता पिता हमें जाने देंगे नहीं, और क्योंकि माहौल जैसा माहौल आज है वैसा ही माहौल आज से 10 साल 15 साल पहले भी था। कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को सेफली नहीं भेजना चाहते थे, डर लगा रहता था मन में कि बाहर बच्चों को भेज देंगे तो ना जाने हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। तो जब इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती या सुनते रहते तो एकाएक हमने बच्चों के पेरेंट्स से भी पूछा कि भाई आपके बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको एक अवसर क्यों नहीं देते हैं। तो उनके पिताजी ने, उनके माताओं ने भी यही बोला कि मैम आप छोड़िए, हम नहीं भेज पाएंगे। तो हमने सोचा कि भाई आप कोशिश तो करिए। तो बोलते नहीं मैम, अगर आप कुछ कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, आपकी परमिशन और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आप जवाबदारी लेंगे। तो मैंने कहा सॉरी पॉसिबल नहीं है भाई, एक बच्ची की जवाबदारी हम नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेजुएशन जो रहता है वो 3 साल का रहता है। फिर एकाएक हमने हमारे हस्बैंड से बात की कि यार देखिए, जब हमारा लक्ष्य है शिक्षा है तो क्यों ना एक उच्च शिक्षा की ओर हम एक नया कदम उठाएं। तब हमारे दिमाग में ये बात आई कि यार ऐसे बच्चों के लिए हम शिक्षा के लिए जावर में ही क्यों ना वो उच्च शिक्षा की सुविधाएं दें, ताकि ऐसे बिछड़े हुए बच्चे जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी और कहीं ना कहीं डर से भी भ्रमित होकर अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तब हमने 2014 में सुंदरम महाविद्यालय की नींव डाली और जैसे ही हमने इस नींव डाली तो यकीन मानिए फर्स्ट में हमारे यहाँ एडमिशन जो हुए थे वो 250 हुए थे। 250 में से कम 200 बच्चे जो हमारे थे वो बालिकाएं थीं, और बालिकाएं भी ऐसे क्षेत्र से आई थीं कि सर ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है ना, वो इतना देखा जाए तो अगर अपन फेस टू फेस देखते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वाकई क्या गरीबी इस हद तक रहती है। अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है और बच्चे के माता पिता कह रहे हैं कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, तो एटलीस्ट ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरी नज़रों में तो भाई ये है कि अगर आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको वो बुद्धि दी है, वो आपको फैसिलिटी दी है, तो उसका आप उपयोग करिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप भर भर के पैसा ही लीजिए तभी बच्चा ग्रेजुएशन कर पाएगा। मैंने बच्ची से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। बच्ची ने बोला पापा ने मना कर दिया, भाई आपकी फ़ीस इतनी है, हम नहीं दे पाएंगे। मैं कोई बात नहीं, आप पढ़ना चाहती हैं? हाँ मैम हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा क्या करेंगे? जैसा जैसा अवसर मिलेगा वैसा वैसा, इतना ज़रूर कि मैम आपको लाइफ टाइम याद रखेंगे। मैं कहा ठीक है। उसके पेरेंट्स को बुलाया, हमने कहा आप छोड़िए, पैसे वैसे की चिंता मत कीजिए, आप बच्ची का एडमिशन करवाइए। और मुझे बहुत खुशी की, गर्व की बात है कि आज वो जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रही है और मुझे हमेशा याद करती रहती। आस्था से 25 किलोमीटर, सोनकर से 30 किलोमीटर। जी। शिक्षक कैसे लाते हो? हाँ ये बहुत, आपने जो सवाल किया है वो बहुत सोचने वाली बात है कि टीचर्स कैसे लाते हैं, क्योंकि बात एजुकेशन की है। हम किसी भी टीचर्स को भाई परोस तो नहीं सकते कि भाई देखा ठीक है आ जाइए, क्योंकि टीचर्स की जो एक छवि रहती है बहुत अच्छी रहती है। वो बच्चा हमारा जो रहता है पूरा टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वो सोचता है कि हमको वो सारी फैसिलिटी मिले जो एक शहरी इलाकों में मिलती है। जैसे बच्चों की एक सोच रहती कि अरे जावर में एडमिशन ले लेंगे मान लीजिए, तो क्या हमको वो फैसिलिटी मिलेगी, क्या हमको वो प्रोफेसर मिलेंगे, क्या हमको वो लाइब्रेरी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी। अगर हमने कैंपस तैयार किया है और अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो हम आपको टीचर भी देंगे। तो टीचर हमारे आष्टा से भी आते हैं, कुछ टीचर हमारे सोनकर से भी आते हैं। तो टीचर्स जो हमारे हैं वो हम बहुत अच्छे से चयन करते हैं। हमारा बच्चा अगर कोई भी ऐसा जिज्ञासा है, कुछ भी डाउट है, तो बच्चे के क्वेश्चन करने से पहले टीचर्स के दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई बच्चा क्या क्वेश्चन करने वाला है, तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं। तो टीचर्स की हमारे पास कोई कमी नहीं रहती है, बस चयन करना ज़रूरी होता है, तो वो चयन करने में हम कोई भी कमी नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही कहा कि चयन प्रक्रिया अगर सही हो तो निश्चित तौर पर राह जो है आपकी और सुदृढ़ हो जाती है। और बात शिक्षा की हो रही है तो जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है। वरुण सर, जागरूकता से एक चीज यहां पर जरूर याद आई कि
सीहोर एक नाम, एक आष्टा एक नाम आता है जहाँ का गेहूं बड़ा प्रसिद्ध है और एग्रीकल्चर जो एरिया है, जो सबसे ज़्यादा कृषि का एक एरिया ये माना जाता है। लेकिन पर्यावरण में यही कृषि जो आधुनिकता की ओर बढ़ती जा रही लगातार, क्या लगता है कि ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है? जी, काफ़ी उचित सवाल है कि कृषि एक पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन गई है। क्योंकि अगर हम देखें कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है पेड़। तो अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से बढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीज़न कृषि विस्तार है ना। हम कहीं पर भी देखें तो डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीज़न हमें दिखाई देगा कि कृषि विस्तार की वजह से जंगलों की कटाई हुई है। और कहीं ना कहीं हम सॉइल के हमारे ख़राब होने का, मृदा प्रदूषण की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान सबसे ज़्यादा आपको कृषि का देखने को मिलेगा। और वाटर बॉडीज़ की जो मैंने बात करी, रासायनिक कृषि के थ्रू पानी जो प्रदूषित हो रहा है हमारा, वो तो है ही। अगर मतलब आंकड़े किसी को नहीं पता हो तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज शब्द से सभी लोग शायद अवगत होंगे। तो क्लाइमेट चेंज में काफ़ी बड़ा योगदान होता है कृषि से ही रिलेटेड एक सेक्टर का, वो है एनिमल एग्रीकल्चर। जैसे एनिमल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कृषि से ही निकल कर आता है। तो इससे रिलेटेड एक बात बताऊंगा कि दुनिया भर में जितनी भी टोटल कृषि होती है, उस कृषि में 70% से अधिक जो ज़मीन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पशुपालन के लिए, पशुओं को बढ़ाने के लिए, उनका चारा उगाने के लिए, उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और उससे कैलोरी की पूर्ति मात्र 18% की होती है। कहने का मतलब यह है हम कई गुना हमारे जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी को, ज़मीन को, और काफ़ी कम लोगों को भोजन दे पा रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। जैसे कि एक जो चिकन होता है, जो ब्रायलर जो पोल्ट्री फार्म से निकल के आता है, तो उसको जब हम बड़ा करते हैं, उसका 42-45 दिन की साइकिल होती है। इंजेक्शन के थ्रू उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया जाता है, जितना वैसे वो नेचुरली 5-6 महीने में होना चाहिए। तो लेकिन उस पूरे स्पैन में वो 1 किलो मांस का उत्पादन करने के लिए जो भोजन करता है वो होता है 3 से 4 किलो दाना। और उस 1 किलो चिकन को खा के 3 लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पेट भरता होगा, 3 लोगों का या 4 लोगों का। उसमें भी साथ में अनाज की ज़रूरत पड़ती है, रोटी हमें खाना पड़ता है। और अगर हम डायरेक्टली वो 3 किलो दाना, 3 किलो अनाज, वही रिसोर्सेज हम लगाएं उगाने में और मनुष्य के लिए उगाएं, तो आप सोचें 3 किलो 4 किलो अनाज से कितने लोगों का पेट भर सकता है? 20 से 25 लोगों का भर सकता है। तो हम हमारे रिसोर्सेज कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है। उसकी वजह से पर्यावरण संकट हम देख रहे हैं, कितना पानी हम उसमें दे रहे हैं। जैसे कि पशुपालन की मैंने अगर बात कही है तो दूध, 1 लीटर दूध बनाने में 1040 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मांस बनाने में 4000 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है। आज हम गौ रक्षा की बात करते हैं और इतना बड़ा अहिंसा का देश है जहाँ पर महात्मा गांधी को पूजा जाता है। हर कार्यालय में उनकी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। उन्हीं का एक कोट था कि किसी भी देश की उन्नति, प्रगति इस चीज़ से देखी जाती है कि वो अपने पशुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अधिकतर लोग कृषि से ताल्लुक़ रखते हैं कहीं ना कहीं। और आप भी कभी गए होंगे किसी डेयरी फार्म में। क्या आपको लगा है कि गाय को हम सच में माँ मानते हैं उस डेयरी फार्म में जाके? कभी भी? आप खुद जवाब दें। तो जब हम वही मैं बात कह रहा हूँ, जब हम प्रगति की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो हमें हमारे मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की भूमि कहलाती है भारत, अहिंसा का देश है। तो हमें प्रकृति पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम ये सारी बातें ना भी करें तो भी हमारा संविधान हमें आदेश देता है, हर नागरिक को हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A का जो 7th पॉइंट है वो हम सभी को आदेश देता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें हमारे नदी, तालाब, जंगल सभी आ जाते हैं। और साथ ही साथ वो हमें कहता है हमारा संविधान कि सभी प्राणी मात्र के लिए, जीवित प्राणी मात्र के लिए मन में करुणा का भाव रखें। तो ना तो हमने प्राणियों के लिए मन में करुणा का भाव रखा और ना ही प्रकृति का हमने संरक्षण और संवर्धन किया। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एक और बात जरूर मेरी समझ में यहाँ पर आती है, क्योंकि मैं भी एक कृषि क्षेत्र से ही हूँ और आष्टा भी एक कृषि क्षेत्र से ही है। और ख़ासतौर से यहाँ पर अगर हम फसलों की बातचीत करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि गेहूँ, शरबती गेहूँ, लेकिन एक हिंसा
रासायनिक रूप से भी हमें दिखाई दे रही है। लगातार अच्छी फसलों के लिए रसायनों का उपयोग। और एक बात और मैंने यहाँ पर देखी है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास, जिन कृषकों के पास 50 एकड़ से ज़्यादा भूमि होती है, अब तो वो खुद की उगाई हुई सब्जियां और अनाज खाना पसंद करते हैं। काढ़ा रसायन कितना बड़ा असर है सर इसका, ना सिर्फ इस शहर पर बल्कि आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश की भी बातचीत करें, तमाम शहरों की बातचीत करें, ये रसायनों का उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों और जो अनाज है उनकी उत्पादकता का एक जो ख्वाब है वो हम पर कितना भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, आज जिस तरह से हम मतलब पर्यावरण की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा हेल्थ पे भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान तो दे ही रहा है। हम देखते हैं कि कैंसर के केसेस किस तरीके से हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं भारत में, डायबिटीज़ किस तरह से बढ़ती जा रही है। हम कैंसर कैपिटल, डायबिटीज़ कैपिटल को कहा जाने लगा है इंडिया को। तो ये जो सेहत पे प्रभाव है वो तो डायरेक्टली हम देख ही सकते हैं। आज कोई भी किसान जो मार्केट में बेचने वाला अनाज है वो खुद कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसमें उसने कितना जहर डाला था, है ना। और साथ ही साथ जो मैंने बात करी सॉइल पोल्यूशन की या वाटर पोल्यूशन की, तो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात होती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है पार्टिकुलेट मैटर का, PM2.5 पार्टिकल्स, PM10 पार्टिकल्स। तो ये सारे पार्टिकल्स धूल के कण होते हैं, बहुत ही बारीक कण होते हैं। इतने बारीक मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो बाल होता है वो 17 माइक्रोमीटर से लेकर करीब 150 माइक्रोमीटर तक की उसकी विड्थ होती है। और मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की, 2.5 माइक्रोमीटर। मतलब आप सोचें कि कितने महीन पार्टिकल्स वो होते होंगे जो हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं और हमें बीमार करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। तो जब सॉइल इरोजन होता है तो ये सारे पार्टिकल्स हवा में आ जाते हैं। तो जब रासायनिक खेती करते हैं तो उससे भी जो मिट्टी है वो प्रदूषित होती है और उनके पार्टिकल्स धूल के कणों में बदलने लगते हैं। जो मिट्टी है धूल के कणों में बदलने लगती है और इस तरह से ये प्रदूषण का कारण बनती है। तो मृदा प्रदूषण हो गया या जल प्रदूषण हो गया, ये सारी चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं। कृषि में तो काफ़ी उन्नत प्रदेश कहलाते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रदूषण में भी हम काफ़ी योगदान दे रहे हैं। और इतना अनाज उगाने का या इतनी सब्जियां उगाने का क्या महत्व, जब दूसरे कंट्रीज़ में हमारा जो अनाज और सब्जियां और हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वहाँ से रिजेक्ट करके भेज रहे हैं कि इसमें पॉइजन ज़्यादा है, इसमें केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा है। तो इतना उगाने का क्या फ़ायदा जब उस पर रिजेक्शन मिले हमें। बिल्कुल वरुण जी। हेमा जी, मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा। आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार के कॉलेजेस होना चाहिए, किस प्रकार के स्कूल होना चाहिए? जी, मैं सभी के लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आज जितने भी स्किल्स डेवलप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से ही हो रहे हैं। जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, जितने भी हो रहे हैं ये सारे परिवर्तन, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जितना भी हो सके हमारे शिक्षा का जो विकास है उसको हमें सुधारना होगा। शिक्षा को हमें शिक्षा की दृष्टि ही से ही देखना होगा, ना कि बिजनेस की दृष्टि से। कहीं ना कहीं मैं भी शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, मेरा भी स्कूल कॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें जैसे मैं सभी लोगों को बता रही तो ये मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। कि देखिए, अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है कि वो वाकई कुछ कर दिखाने वाला है, आपके माता पिता का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके ज़िले तक का नाम रोशन कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ उस दृष्टि से देखिए कि ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है। सिर्फ ये नज़रिया देखिए उसके लिए, तो यकीन मानिए अगर ये नज़रिया रहा हम सभी का, तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने का हमारे पास जज्बा होना चाहिए। और ये हर साल हम इस संभव करते हैं कि कोशिश भी करते हैं कि बेटा आप लोग जितना हो सके कोशिश करिए। आपको हम कोशिश, हम मंच आपको दे रहे हैं, हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आप सिर्फ आपकी जिज्ञासा को यहाँ पर प्रकट कीजिए, बताइए कि हमें ये बनना है। कई बच्चे ऐसे आते हैं सर कि जो बोलते हैं कि मैम हमको आगे पढ़ना तो है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़ाई अपनी कैसे जारी रहें। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, एजुकेशन का जो लेवल है ना वो सिर्फ डिग्री तक ही सीमित रह गया है सर। बच्चे बड़ी इजीली तरीके से बोलते हैं कि मैम हम कॉलेज वॉलेज नहीं आने वाले, हमें आप डिग्री दीजिए। तो भाई ऐसे कागज़ के टुकड़े का क्या महत्व है जिसमें नॉलेज ही ना हो, जिसमें आपका विकास ही छुपा हुआ है। और अगर वो आपने नॉलेज ही नहीं लिया है, जैसे सर ने अभी सारी चीज़ें बताई हैं, वो इसलिए बताई हैं क्योंकि उनको नॉलेज है।
नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। डिग्री का क्या है, डिग्री आप देखेंगे, आप किसी भी इंटरव्यू में कोई बच्चा जाता है तो बताते भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम भी उसको देखते हैं, बट क्या है कि भाई आपका अनुभव क्या है, आपका नॉलेज क्या है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को हम जो शिक्षा देने वाले हैं वो प्रैक्टिकली दें, उनको बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ाने की कोशिश करें, और एजुकेशन के साथ साथ आजकल की जो रिक्वायरमेंट है हमारे मार्केट की, हम सभी की ज़रूरतों की, वो हमारी स्किल्स ऐसी होने चाहिए जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से। पहले की शिक्षा नीति में और अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले से बच्चों को एक कठपुतली की तरह देखा जाता था कि भाई आपको इंग्लिश में ही बात करना है, नहीं अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बच्चे पढ़े लिख के बाहर जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते, तो वो डिमोटिवेट होके वापस आ जाते कि अरे हमारे अंदर तो ये कमी है। लेकिन शिक्षा का जो स्तर है इस नई नीति से बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने हिसाब से चुनाव कर सकता है, एक से ज़्यादा अधिक विषयों का चयन कर सकता है। और अगर इस तरीके से ये नीति सच में अच्छी एजुकेशन के लिए लाभदायक रही तो यकीन मानिए हमारा जो भारत है वो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सर्वव्यापी अब बन सकता है, जिससे हर बच्चे का विकास होगा। बिल्कुल और सही कहा आपने, कागज का टुकड़ा नौकरी दिला सकता है, कैरियर नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी।